मेरे साथ स्वागत करिए हमारी आज के विशेष मेहमान का, डॉक्टर शरद कुमारी। बेहद अभिनंदन, स्वागत आपका। नमस्कार मैम। नमस्ते। मेरा भी जी, आपसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बहुत से मुद्दों के बारे में जानेंगे, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाल श्रम एक बहुत ही चिंता का विषय है और ये कहीं ना कहीं निरंतर बढ़ते ही जा रहा है। आपसे जानना चाहूँगी कि बाल मजदूरी है, इसको कम करने के लिए क्या कुछ किए जा रहे हैं, इस बारे में हमें बताएं। निश्चित रूप से आज बाल श्रम उन्मूलन दिवस है, लेकिन इस मुद्दे पर सीधा बात करने से पहले हमें बच्चों के अधिकार के बारे में बात करनी चाहिए। और जहाँ तक हमारी जो संस्था है, हम जो काम करते हैं, तो हमारी जो रणनीति या हमारा जो मोटिव है, उसमें बच्चों के लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया है इक्वल सिटीजन, कि बच्चों को एक हम समान नागरिक के रूप में सबसे पहले देखना शुरू करें जी, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है बच्चों के अधिकारों के सुरक्षा की बात करें या फिर उनके हनन की बात करें। अभी तक भी हमारे समाज में हम बच्चों को एक समान नागरिक के रूप में नहीं देखते हैं, नहीं देख पाते हैं, और इसीलिए बच्चों के भी कुछ अधिकार हैं, इसके बारे में हम बात नहीं कर पाते हैं। तो उस नज़रिए से अगर जब हम बच्चों के अधिकारों पर बात करेंगे तो निश्चित रूप से बात आएगी कि अगर बच्चे बाल श्रम में जा रहे हैं तो वह बच्चों के अधिकारों का हनन है। बिल्कुल। और जब उनके अधिकारों का हनन है तो उसे रोकने के लिए, उसे बचाने के लिए, उसे संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए हैं, किए जा रहे हैं। जी। लेकिन जब भी कोई इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में एक बार फैल जाती हैं कुरीति के रूप में, तो बहुत आसान नहीं होता है कि हम झटके में उन्हें खत्म कर दें। बिल्कुल सही। तो एक पूरी लंबी प्रक्रिया चल रही है, और मुझे लगता है कि अभी एक लंबी प्रक्रिया चलानी भी होगी, तभी जाके हम इस पूरे मुद्दे पर काबू पा सकेंगे। आपने जैसे कि अपने जवाब में ये कहा कि बहुत ज़रूरी है कि जो ये प्रक्रिया है इसे लंबे तौर पर चलाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये हमारे माहौल में फैल रहा है, इस पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। मैं जानना चाहूँगी आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में जिसके तहत आप काम कर रही हैं प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर, किस उद्देश्य के साथ काम कर रहा है ये प्रोजेक्ट, और क्या कुछ कार्य इसके तहत किए जा रहे हैं, थोड़ी जानकारी दें। मैं एज ए प्रोग्राम मैनेजर तो एक्शन एड का सभी काम देखती हूँ, जो भी काम होता है, लेकिन अभी चूँकि बच्चों का जो पूरा बच्चों के अधिकार का मामला है, तो 2019 से थोड़ा विशेष रूप से फोकस करके, जब हमारे बिहार सरकार ने बाल विवाह को उस समय फोकस किया गया था, बाल मजदूरी की जगह बाल विवाह को विशेष फोकस करके एक, अगर आप लोगों को भी याद होगा तो एक मानव श्रृंखला बनी थी पूरे बिहार में बाल विवाह और दहेज के खिलाफ। और उस समय एक बहुत सारी प्रक्रियाएं सरकार के तरफ से की गई, और यह भी एक उतनी ही बड़ी सामाजिक बुराई है बच्चों के अधिकार के खिलाफ जितनी बड़ी बाल श्रम है। तो इसे लेके एक पूरी प्रक्रिया चली, और इसके अंतर्गत लगा कि इसको पुश करने की ज़रूरत है। जब हम बाल विवाह या बाल श्रम की बात करते हैं तो हमारा मानना है कि बच्चे अगर स्कूल में नहीं हैं, यानी अगर वो लड़कियां हैं तो वो बाल विवाह की शिकार हो रही हैं, और अगर वो लड़के हैं तो बाल मजदूरी के शिकार हो रहे हैं। क्योंकि जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, वो बच्चे अगर स्कूल में नहीं है तो कहाँ है? तो वैसी जगह है जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पर जो हमारे काम का पूरा आधार है कि सबसे पहले शिक्षा, बच्चों के शिक्षा के मुद्दे को, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल में हैं मतलब कि वो बाल श्रम से सही जगह पर है, हाँ, जो सही जगह पर है वो मिल रहा है। तो ये जो पूरे कार्यक्रम की शुरुआत उस समय विशेष फोकस के साथ हुई और बाल विवाह को लेके हुआ, और लगभग 1.5 साल इस पर विशेष काम चला। लेकिन जो कोविड का जब पूरा मामला आया, और आप सबों को याद होगा कि जिस तरीके से मजदूरों का बिहार वापस लौटना हुआ, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं उस दौर में हुई कि हम लोगों ने अपनी इस पूरी परियोजना को सिर्फ बाल विवाह तक न रख के ये बाल संरक्षण के पूरे मामले में लगा कि ये एक साथ आने की ज़रूरत है। क्योंकि कोविड के दौरान बाल विवाह के भी मामले उतनी तेज़ी से बढ़े, बाल मजदूरी के मामलों में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ, और इन मामलों में इजाफा के साथ साथ इस दौर में बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं भी सामने आने लगी। तो ये पूरी परियोजना जो है बाल संरक्षण को लेके, और बाद में इसे उड़ान नाम दिया गया। अच्छा।
और उड़ान के नाम से इसमें कई साथी मिल के आए, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा कि जब एक सामाजिक बुराई बन जाती है, कुरीति बन जाती है, तो एक दो व्यक्ति के खड़े होने से नहीं होगा या एक दो संस्थाओं के खड़े होने से नहीं होगा। तो इसमें सरकार भी साथ खड़ी है, जैसा कि 19 में ही हमने कहा कि अभियान के द्वारा ही सरकार खुद सामने आई, सरकार भी साथ खड़ी है। यूनिसेफ जो बच्चों के लिए ही काम करता है वह आगे आया, और यूनिसेफ के पार्टनर के रूप में एक्शन एड सबसे पहले उसके साथ आया। 2019 से ही जब इसकी शुरुआत हुई तो सबसे पहले एक्शन एड ही यूनिसेफ के साथ आया, और बिहार सरकार के साथ मिलकर हम लोगों ने काम की शुरुआत की। 13 जिलों में हम लोगों ने पहले काम की शुरुआत की थी, जो कि सेंसेक्स के आधार पर माने गए वैसे 13 जिले जो ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन बाद में 22 जिलों में इस काम को बढ़ाया गया, और बाकी भी और 2 साथियों को इसमें जोड़ा गया, प्रथम और सेव द चिल्ड्रन को भी इसमें जोड़ा गया। लेकिन इस काम को धीरे धीरे बढ़ाया गया, और अभी फिर बातचीत चल रही कि कैसे ये क्योंकि कमोबेश तो ये हमारे पूरे बिहार में ये समस्या चल रही है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो कैसे पूरे बिहार के स्तर पर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं चलें ताकि हम अपने बच्चों को संरक्षित कर सकें। तो उसके अंतर्गत इस पूरी परियोजना को मैं एक्शन एड की तरफ से देख रही हूँ। जी, आपने अभी जवाब में आपने कहा था कि जिस उम्र में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए उस उम्र में बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि बाल मजदूरी के पीछे शिक्षा का अभाव या फिर कितना अहम कड़ी मानती हैं आप इसमें? देखिए, बाल मजदूरी के पीछे बहुत सारे सिद्धांत हैं। आम तौर पर जब आप समाज में बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि गरीब है, माता पिता गरीबी है और इसलिए बच्चे बाल मजदूरी में चले जाते हैं। निश्चित रूप से गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन जब हम बाजार की बात करते हैं, आप जब इकोनॉमिक्स का सिद्धांत पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर जाएंगे, तो बाल श्रम एक बहुत ही सस्ता श्रम है जी। और उद्योगपतियों के लिए वह एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है मुनाफाखोरी के लिए। तो बाल श्रम के उन्मूलन की जब हम बात करते हैं तो मेरी समझ में जब तक हमारे जो उद्योगपति हैं, छोटे या बड़े, उनकी तरफ से इसे एक सामाजिक बुराई सोच के या अपने मुनाफा से थोड़ा परे हटके जब तक वो समाज के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक हम पूरी तरह बाल श्रम का खात्मा शायद नहीं कर सकेंगे। क्योंकि गरीबी है कारण, निश्चित रूप से जो माता पिता गरीब हैं उनको ये कई बार मजबूर करता है कि वो अपने बच्चों को भेजें। लेकिन क्यों भाई, बच्चों को क्यों भेज रहे हैं? वो खुद क्यों नहीं काम कर रहे हैं? ये सवाल तो आएगा, क्योंकि बच्चे, माता पिता काम करते हैं और बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो फिर वो बच्चों को क्यों भेज रहे हैं? बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे हैं जहाँ छोटी हथेलियों की जरूरत है, तो वहाँ उन्हें प्रभोग किया जाता है कि आप अगर अपने बच्चे को भेजेंगे तो आपको बेहतर मजदूरी मिलेगी, क्योंकि वहाँ उद्योगपतियों को जरूरत है छोटी हथेलियों की, जो कि उनके कामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, जब हम बच्चे को काम पर रखते हैं, एक छोटा बच्चा जिसके भी बिल्कुल ही वह नासमझ है, जिसे ज़िंदगी की पूरी कड़वी सच्चाइयों के बारे में कुछ पता नहीं है, वह क्या जानता है अधिकार और कर्तव्य? तो उसे तो अगर 2 पेट भोजन मिल गया जी और उसे काम में लगा दिया गया कि तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे, है ना, उससे तुम अपने पसंद की चीज़ें खरीद सकते हो, उसे कुछ भी बहुत छोटे से प्रलोभन में बच्चे को साथ लाया जा सकता है। दूसरे, बहुत आसानी से उनका शोषण किया जा सकता है। वो जब तक समझेंगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, एक तो समझने में देर लगेगी, समझ जाएंगे तो विरोध किया जाए इसकी हिम्मत जुटाने में बड़े लोग जब नहीं कर पाते हैं जल्दी, तो बच्चे तो बहुत ही कठिनाई से अपने खिलाफ होने वाले शोषण पर आवाज़ उठाएंगे। तो बच्चों को श्रमिक के रूप में रखना, ये जो पूरा बाजार जो है वह भी कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा कारक है। तो इन परिस्थितियों में और अपने समाज की जो उनका जो एक पुराना सिस्टम रहा है, जो श्रमिक वर्ग अपने यहाँ रहा है, और खासकर जब हम बिहार की, वैसे तो पूरे विश्व के विभिन्न देशों में है, भारत में सभी राज्यों में है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, ये अलग बात है। बिहार के संदर्भ में बात करें तो कई बार जाति भी इस पर हावी होती है कि कुछ खास जातियाँ जो श्रम के क्षेत्र में ज़्यादा रही हैं, उनके बच्चे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो लगातार जो पूरी अपनी व्यवस्था है ना, आर्थिक व्यवस्था, जो पूरी सामाजिक व्यवस्था है, उसमें लगातार निचले पायदान पर रहे हैं जी। और उन्हें उठने का मौका ही नहीं मिलता है। शिक्षा को हमने बाजार से जोड़ दिया है।
आपने कहा शिक्षा का महत्व, शिक्षा को हमने ज्ञान से जोड़ा ही नहीं। तो हम मानते हैं कि पढ़ के क्या करेगा, कलेक्टर बनेगा, गांव में लोग ऐसे ही आपको बात करेंगे। तो पढ़ने का मतलब अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो शिक्षा का कोई मायने नहीं है। शिक्षा एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है, एक शिक्षित व्यक्ति एक मजबूत व्यक्तित्व का मालिक हो सकता है। यह सोच ही नहीं दिखती है, बनाई भी नहीं गई कि ना अगर स्टेट की बात करें वो माहौल बन पाया, ना समाज की तरफ से बन पाया। और अब धीरे धीरे, पहले तो थोड़ा बहुत जो भी था, धीरे धीरे पूरी तरह शिक्षा का बाजारीकरण हो गया कि आपने कितना पैसा खर्च करके पढ़ाई किया और उसका कितना रिटर्न आपको लेना है। जी जी जी, है ना। तो ये जो पूरा नजरिया है शिक्षा का, इसने जो गरीब समुदाय है हमारे, उनके बच्चे शिक्षा से दूर होते चले गए। बहुत बड़ी बात आपने कही है। बिल्कुल। तो इसलिए शिक्षा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शिक्षा का बाजारीकरण, एक तो पूरी अर्थव्यवस्था जो मैंने कहा, वो हमेशा सस्ता श्रम ढूंढेगी, और जब तक वह सस्ता श्रम ढूंढेगी तब तक बाल श्रमिक आपको बाजार में नजर आएंगे। और साथ साथ शिक्षा को जब तक हम बाजार से दूर नहीं करेंगे, शिक्षा का उद्देश्य जब तक सिर्फ एकमात्र नौकरी नहीं होके ज्ञान होगा, व्यक्तित्व का निर्माण होगा, तब तक हम बच्चों को बाल श्रमिक से निकालना हमारे लिए कठिन है। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि बाल श्रम और बाल विवाह को रोकने के लिए क्या कुछ प्रावधान है, और इसमें खासकर कि पंचायत की क्या कुछ भूमिका है, इस बारे में आप हमें बताएं। कि बाल श्रम और बाल विवाह दोनों के रोकने के लिए कानून बने हुए हैं जी। राष्ट्रीय स्तर के कानून है और अपने राज्य के स्तर पर उसकी नियमावली बनी है, जो चाइल्ड राइट पॉलिसी बनी है। तो कानून हैं बने हुए, और उन कानूनों को मजबूत भी किया गया है समय समय पर। बाल विवाह तो शारदा एक्ट के समय से ही उसकी शुरुआत हुई, लेकिन बाद में उसमें जो जो कमियां पाई गई समय समय पर संशोधन होता रहा, और फाइनली 2006 में बहुत मजबूती के साथ आया। 2010 में बिहार सरकार ने अपना पूरा उसका एक नियमावली भी तैयार किया। इसी तरह अगर बाल श्रम की हम बात करें तो 86 में पूरा बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम आया, 87 में जो पॉलिसी आई, और फिर 2015 में संशोधित करके उस कानून को और मजबूत किया गया। तो ये कानून बने, लेकिन सिर्फ कानून होने से किसी भी चीज़ की समाप्ति नहीं होती है। तो उन कानूनों के बारे में लोग जाने, उसका उपयोग कर सकें, इसके लिए भी विभिन्न प्रक्रियाएं सरकार के द्वारा की गई। बाल विवाह के संदर्भ में आप देखेंगे कि 2019 की जो मैंने चर्चा की, जो मानव श्रृंखला बनी, उसके बाद महिला विकास निगम के ने इसको लीड लिया बाल विवाह के मामले में। तो ये जो है आपके सभी ज़िले में टैक्स फोर्सेस बनाए गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए DTF, सब डिवीज़न लेवल पर STF, और ब्लॉक लेवल पर BTF, और पंचायत लेवल पर PTF। अच्छा। और यहाँ SDF इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे कानून में SDM जो होते हैं बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी होते हैं, और उनके सहायक के रूप में BDO को रखा गया है। इसलिए यहाँ फिर BTF की भी बात हो रही है जी। और जब आप विवाह निबंधन कानून में जाएंगे, जो शादी का रजिस्ट्रेशन होता है जी, तो एक बहुत ही खास बात आपको पता चलेगी बिहार की, कि बिहार में मुखिया जो होता है पंचायत स्तर पर विवाह का रजिस्ट्रार होता है। अच्छा। और कन्या विवाह योजना का नाम अगर आपने सुना होगा तो आप मुखिया क्यों उसको रजिस्टर्ड करता है, इसलिए कि वो रजिस्ट्रार है। लेकिन दुर्भाग्य से वो जो रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया है सिर्फ उस योजना तक सीमित रह गई है, जबकि ये जो विवाह का पंजीकरण है, ये मेरे हिसाब से मेरा एक सुझाव भी है कि इसे पूरी तरह से लागू होना चाहिए, कि हर पंचायत में होने वाली हर एक शादी मुखिया के स्तर पर पंजीकृत होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये औजार है कि हम बाल विवाह को रोक सकते हैं। सिर्फ बाल विवाह को नहीं, बाल विवाह के बहाने जो अभी हमारी बच्चियां तस्करी की शिकार हो रही हैं, बिल्कुल है ना, इसको मैरिज ट्रैफिकिंग शब्द अगर हम कहें कि शादी के बहाने तस्करी, मुद्दे की बात आपने की और है। ये अभी अपने बिहार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, और दिनों दिन स्थिति बदतर होती जा रही है।
पहले यह सिर्फ सीमांचल के क्षेत्र में था। सीमांचल मतलब आप बात करें तो कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, जो हमारा कोसी वाला इलाका जो उधर से, चूँकि बहुत ज़्यादा बाढ़ प्रभावित, गरीबी बहुत ज़्यादा, और वहाँ सीमा भी जुड़ा हुआ है, उधर बांग्लादेश तो इधर नेपाल, तो वहाँ थोड़ा ये ज़्यादा था। धीरे धीरे अभी ये पूरे बिहार में, अभी आपके समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर जैसे जिलों से, पूर्वी यूपी से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, हमारी बेटियों को शादी के नाम पर खरीद के ले जा रहे हैं। और जो एकदम कमजोर माता पिता हैं, कहीं माँ नहीं है या कहीं पिता नहीं है, या फिर सौतेले माता पिता हैं, या फिर विकलांग माता पिता हैं, मतलब उस तरह के माता पिता की बच्चियों की अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं इस उड़ान के अंतर्गत, जो हमने कुछ किशोरियों की टोली तैयार की है, हमारी टोली की बच्चियों ने 12 साल की बच्ची की शादी रुकवाई है। 4-4 शादियां लगातार अभी पिछले कुछ दिनों में बच्चियों ने शादियों को रोका है, और उसे 40 साल के लोग खरीद के ले जा रहे थे। जी जी, प्रक्रिया के बारे में आपने जिक्र किया और बहुत मुख्य मुद्दे पर आपने जानकारी देनी शुरू की है, और इस पर सोचना बेहद अहम भी है। इसलिए मैं यहाँ सवाल डाल रही हूँ, किस तरीके से काम कर रहे हैं और अब किस तरह से बच्चों तक पहुँचने की कोशिश की है आपने? अगर सरकार अपनी तौर से काम कर रही है, पर बच्चों तक उनके अधिकारों की बात हम पहुँचा सके, वहाँ आपकी अहम भूमिका हो जाती है। कैसे कार्य कर रही हैं, इसी सिलसिले में बताते चले हमें। जी जी, पहले मैं उस बात को पूरा कर दूं कि ये सारे प्रावधान सरकार ने बनाए कि बीडीओ, एसडीएम, एडीएम या डीडीसी और पंचायत में मुखिया की अध्यक्षता में ये कार्यबल काम करे, सिर्फ और सिर्फ बाल विवाह के मुद्दे पर। इसी तरह बाल संरक्षण समितियां बनी हुई हैं, डीसीपीसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है ना, उसके बाद बीएलसीपीसी ब्लॉक लेवल के स्तर पर, फिर पंचायत लेवल के स्तर पर, फिर शहरी निकायों में वार्ड लेवल के स्तर पर, तो बाल संरक्षण समितियां बनी हुई हैं। और यह भी यहाँ बीडीओ और यहाँ तो डीएम के अध्यक्षता में है डीसीपीसी, और यहाँ फिर मुखिया की अध्यक्षता में है। तो ये पूरे ये जो बाल संरक्षण समिति या जो फिर ये कार्यबल बना हुआ है, इसमें कुछ एक सदस्यों का हेरफेर है, अन्यथा लगभग मिलती जुलती दोनों कमेटियां हैं। और इनमें वो सारे हितधारक या स्टेक होल्डर हम कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं बच्चों के विकास से, बच्चों की सुरक्षा से, बच्चों की शिक्षा से, उन्हें बच्चों के पूरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ जो पूरा डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस का पूरा मामला है, पंचायती राज विभाग का मामला है, मतलब सबके सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं इन कमेटियों में। यानी ये सब मिलके एक साथ बैठें और बातचीत करें कि अगर पंचायत के स्तर पर वो बैठ रहे हैं तो एक पंचायत बातचीत करे कि हमारे पंचायत के बच्चे कैसे सुरक्षित रहें, कैसे आगे बढ़ें। यही चीज़ ब्लॉक के लेवल पर, यही चीज़ जिला के लेवल पर होना। तो ये चीज़ें प्रावधान हैं, कानून के बाद कानून को जमीन पर लाने के लिए ये प्रावधान लाए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों की जो आपने पहले सेगमेंट में चर्चा की थी कि जो बच्चे भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कचरा बीन रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए भी अलग से कानून और प्रावधान बने हैं। वैसे भटकते बच्चों के लिए बाल सुधार गृह जी या जो होम्स बने हुए हैं जहाँ की उन बच्चों को शेल्टर दिया जाए, शेल्टर होम्स बच्चों के लिए जो बने हुए हैं, उसके प्रावधान है सरकार की तरफ से कि 18 साल तक वैसे बच्चे वहाँ रहें, शिक्षित हों, उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाए। तो ये सारे प्रावधान हैं। लेकिन सब कुछ होते हुए चूंकि हम महिलाएं बात कर रहे हैं और हम बेहतर समझ सकते हैं कि आपने बेहतरीन भोजन बना के रख दिया हो, उसे आपने परोस भी दिया हो, लेकिन खाने वाले को तो फाइनली खाना पड़ेगा, है ना। आप जब तक छोटा बच्चा है आप उसको, जिसको कहते हैं निवाला दे सकते हैं, स्पून फीड हम करा सकते हैं, निवाला मुंह में दे सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद उसे भी खुद से खाना पड़ेगा। तो एक जो दूसरा हिस्सा है कि हम समाज को कैसे जागरूक करें कि ठीक है ये कानून तो सरकार ने बना दिए, ये योजनाएं तो हैं, लेकिन उन योजनाओं को जिन्हें लागू करना है वो सारे पदाधिकारी, वो सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स और जिनके लिए बनी है वो समुदाय के लोग, ये इन सभी को जागरूक होना पड़ेगा कि हमारी ये जवाबदेही है कि हम अपने परिवार के अंदर, हम अपने समाज के अंदर और हमारी जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंदर आने वाला जो भी बच्चा है वह इन कानूनों से उनकी रक्षा हो सके, इन योजनाओं से उन्हें लाभ मिल सके। तो इसलिए अभी बिहार में एक पेंसिल पोर्टल बना हुआ है। बिहार में एक व्हाट्सएप नंबर है,
जो खासकर बाल मजदूर बच्चों को बचाने के लिए CLTS एक ट्रैकिंग सिस्टम चाइल्ड लेबर के लिए बना हुआ है कि जो भी बच्चे रेस्क्यू करके लाए जाते हैं, मुख्यमंत्री के तरफ से CMRF करके बच्चों के लिए एक खास राशि है कि जो बच्चे छुड़ा के लाए जाते हैं तो उनको तुरंत में कुछ ऐसी सुविधा दी जाए ताकि वो अपना जीवन, उनका परिवार जी सके और बच्चों की पढ़ाई फिर से सुनिश्चित हो सके। तो ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, उनकी ट्रैकिंग भी होती है। बावजूद इसके हमारे बच्चे कई बार रेस्क्यू होने के बाद फिर से वापस चले जाते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ जरूरत है कि हम कैसे बच्चों को भी अब तैयार करें जी, कि वो अपना सुख दुख समझ सकें। वह भी एक नागरिक के रूप में, जो मैंने पहला लाइन ही कहा था कि बच्चों को एक नागरिक के रूप में तैयार करना, और इसमें भी सरकार ने अपनी भूमिका निभाई है जिसे और मजबूत करने की जरूरत है। हम सब एक छोटी कोशिश कर रहे हैं कि जब 2019 में ही बाल विवाह को लेकर जब अभियान चला था तो महादलित विकास मिशन की तरफ से बिहार के सभी पंचायतों में, प्रत्येक पंचायत में 4 किशोर किशोरियों का समूह बनाया गया, 3 किशोरियों के और 1 किशोर के। अच्छा, 4 बच्चे होते थे उस समूह में? नहीं, 4 समूह एक पंचायत में। अच्छा, लगभग 12 से लड़कियों के और 1 समूह लड़कों के, युवा बच्चों के, किशोर किशोरी, युवा नहीं। अच्छा, यूथ एडोलसेंस की बात मैं कर रही हूँ। एडोलसेंस मतलब इनकी परिभाषा स्पष्ट है कि 11 से ऊपर और 19 तक, है ना, उसके 19 के बाद युवा हो जाएंगे, शामिल होते थे। तो ये किशोर बच्चे हो गए, एकदम जो किशोरावस्था जिनको हम कहते हैं। ये यूथ भी नहीं है, ये आपके अभी वोटिंग पावर में नहीं आए हैं। जी, सही कहा आपने। तो ये किशोर बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे भी नहीं है, मतलब 8 साल 9 साल के बच्चे भी नहीं है। ये अब बिल्कुल यही समय है बच्चों के व्यक्तित्व का जब विकास होता है। तो उन बच्चों के साथ यही समय है जब बच्चों के स्कूल छूटते हैं। आप देखेंगे 12 साल के बाद किसी भी समय लड़की की शादी हो जा सकती है। तो आप कैसे काम कर रहे हैं? 12 के बाद कभी भी बच्चा बाल श्रम में जा सकता है। तो यही वक्त है कि हम बच्चों के साथ काम करें। कैसे तो काम ये समूह बनाए गए, तो इन समूहों की जिम्मेदारी दी गई विकास मित्रों को। अच्छा, और विकास मित्र चूंकि उन्हीं समुदायों से हैं, उन्हीं टोलों से हैं, ताकि बच्चों के साथ बैठें और जानते समझते भी हैं बच्चों को। महीने में 2 बार बच्चों के साथ बैठें, बच्चों को थोड़ा जागरूक करें, उन्हें इन चीज़ों के बारे में जानकारी दें कि बाल विवाह क्या है, बाल मजदूरी क्या है, स्कूल जाना क्यों जरूर, मैंने ये सारा एक था। लेकिन चूंकि विकास मित्रों के ऊपर भी कार्य का इतना बोझ है अन्य कार्यों का, और हम सब जानते हैं कि बहुत कितना भी अच्छा कानून बने, योजनाएं बने, दरअसल सामाजिक कार्य जो है वो थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी, क्योंकि जब मैं आपके जवाब सुन रही हूँ तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपने ज़मीनी स्तर पर काम किया है शरद जी, और आपने महसूस किया है कि जो हमारे पास जो योजनाएं हैं, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उसे उन तक कैसे पहुंचाना है जहां उनको पहुंचाने की ज़रूरत है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह सरकार ने किशोर बच्चों की टोली बनाई है, उनको जानकारी देने की जवाबदेही भी दी गई है। पर समय लगता है, हर कार्य क्या अतिरिक्त दबाव भी रहता है। जो एक महती भूमिका होती है NGO की और इस तरह के प्रोजेक्ट्स की जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल है ना। तो वो जो एक कड़ी का काम आप करते हैं वो किस तरीके से आप कर रहे हैं, वही आपको बताने जा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें थी। तो एक्शन एड जैसी संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को इसलिए जोड़ा गया इस पूरे परियोजना से, और हम जुड़े क्योंकि हम चाहते थे इन चीज़ों को हम और पुश करें कैसे। तो जो हमने चर्चा आपको की कि पूरा वो कार्यबल बना हुआ है, DTF से लेके PTF की जो मैंने चर्चा की, या जो CPC जो बने हुए हैं, बाल संरक्षण समितियां बनी हैं, तो हमने दोनों स्तर पर काम की शुरुआत की। इधर ये जो समितियां बनी थी, इन समितियों को भी हमने सक्रिय करना शुरू किया। यानी कि ये जो समिति बनी है इसकी रेगुलर मीटिंग कीजिए। जैसे में कुछ समितियां हैं जिनकी 3 महीने पर मीटिंग होनी है, कुछ है जिनकी प्रति महीने मीटिंग होनी है। तो हमने उन पदाधिकारियों को जो इसके लिए जवाब दें, उन्हें जाके हमारे साथियों ने जो जिला में तैनात थे, उन्होंने याद दिलाना शुरू किया कि सर इसका समय आ रहा है, इसकी मीटिंग की जानी चाहिए, इस बार इस मीटिंग में ये चर्चा होनी चाहिए, मुद्दे रखे। तो एक तरफ हमने इधर जो पूरी व्यवस्था थी उसको पुश किया, दूसरी तरफ जो हमारे किशोर किशोरियों की टोली तैयार थी, हम उन बच्चों के बीच हमने जाना शुरू किया, और उन बच्चों के साथ साथ उनके गार्जियन के साथ भी हम बैठे। अच्छा, ये दोनों चीज, क्योंकि फिर बच्चे और गार्जियन दोनों नहीं समझेंगे तो फिर वहाँ संघर्ष होगा, गैप हो जाएगा। बिल्कुल।
तो जब बच्चों के साथ हमने बैठना शुरू किया, बच्चों से बातचीत की, और किशोर उम्र के बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, उनकी सीखने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। तो बच्चों को हमने कितना भी कम, आप अगर 1 घंटे भी दे रहे हैं, महीने में 2 बार 2 घंटे भी दे रहे हैं, बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं। और चूंकि वो पढ़ते हैं तो उसमें जो थोड़ा बहुत भी जो बच्चे पढ़ने के शौकीन है, फिर उन्हें छोटा छोटा मटेरियल देना, उनको फिल्म दिखाना, छोटी छोटी फिल्में दिखाना। आज तो इलेक्ट्रॉनिक साधन हमारे पास थोड़ा कि कुछ नहीं तो मोबाइल पर ही एक छोटी सी फिल्म दिखा दी, कुछ अच्छे गाने सुनाना और कुछ कहानियों के द्वारा। तो बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता कि शिक्षा का क्या महत्व है। मैम आपसे जानना चाहूँगी कि बाल विवाह को और बाल श्रम को रोकने के लिए कानून तो बनाए गए हैं, जैसा कि आपने बताया भी, लेकिन इसमें आपकी संस्थान किस तरीके से काम कर रही है, लोगों से कैसे जुड़ रही हैं, और जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि पंचायत की इसमें कितनी बड़ी भूमिका है हर जगह पहुंचने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, उन्हें कन्विंस करने के लिए, इस बारे में हमें विस्तार से बताएं। देखिए, जो बच्चों के संरक्षण का पूरा मामला है ना, इसमें पंचायत की बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने पहले भी जैसा कहा कि जो कार्यबल बने, टास्क फोर्सेस जो बने, उसमें भी पंचायत स्तरीय बने हैं, और जो बाल संरक्षण समितियाँ हैं वो भी पंचायत स्तर की हैं। दोनों को हेड करते हैं मुखिया जी। और मुखिया के हाथ में पूरे पंचायत का विकास है। मुखिया की मदद के लिए वो सारे विभाग के लोग इसमें जुड़े हुए हैं एज ए मेंबर, जो कि मुखिया को मदद करेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में ANM दीदी हों, ICDS की आंगनवाड़ी के लोग हों, कन्वेनर वही होती हैं जो LS होती हैं, तो वो हैं, शिक्षक हैं, पंचायती राज के जो दूसरे लोग पदाधिकारी हैं। तो ये पूरी एक कमिटी है। तो अगर पंचायती राज व्यवस्था इसको एकदम बच्चों के संरक्षण करे कि मेरे पंचायत का एक भी बच्चा बाल श्रम के लिए नहीं जाएगा, या मेरे पंचायत का एक बच्चा स्कूल में जाएगा, मेरे पंचायत की कोई बच्ची बिना पंचायत की जानकारी की बाहर शादी होकर नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो तरीका नहीं होगा। लेकिन एक अगर सिस्टम बने, खासकर वैसे परिवारों को जो ये समितियां बैठें, मीटिंग करें, तो वैसे परिवारों को, जो परिवार हम मानते हैं कि वो इतना कमजोर है कि छोटा सा कष्ट आने पर ये अपनी बच्ची की शादी कहीं कर दे सकता है, या थोड़ा कष्ट आने पर ये बच्चे को बाहर पढ़ने भेज दे सकता है, यह परिवार इतना कमजोर है। तो मुखिया के हाथ में ये पावर है, और ये पावर पूरा होना भी चाहिए कि वैसे परिवारों की वो लिस्ट बनाए। और मान लीजिए अगर वह माता पिता कोई विकलांग हैं तो उनको विकलांग का पेंशन मिल रहा है कि नहीं, अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो हैं वो उस परिवार को प्राथमिकता से मिले, ताकि वो सुबह शाम के भोजन के कारण बेटी की शादी कहीं और न कर दे, या बेटे को कहीं स्कूल छुड़ा के वो काम पर न लगा दे। जैसे इसमें लंबी बीमारियों वाले परिवार हैं, विकलांग परिवार हैं, एकल महिलाओं का परिवार है, कई बार एकल पुरुष भी जो विशेष परिस्थिति में है, उनके परिवारों में भी ऐसी स्थितियां आती हैं। तो उन परिवारों की लिस्ट मुखिया तैयार कर सकता है। मुखिया को इसमें पंचायत का जो पूरा सिस्टम है वो मदद कर सकता है, और इन्हें प्राथमिकता के साथ अगर हम संरक्षित करें इन परिवारों को, तो शायद हम अपने बच्चों को भी संरक्षित कर ले सकते हैं। और फिर स्कूल, जो पंचायतों में स्कूल हैं, यहाँ अगर शिक्षा विभाग हमको मदद करता है, हमने कहा ये बिल्कुल एक बहुत ही सुंदर समन्वय की जरूरत है इन सभी विभागों के बीच में, कि इस बच्चा अगर स्कूल नहीं आ रहा है तो अब कानून में है कि 2 महीने तक नहीं आएगा, तब पता चलेगा कि वो ड्रॉप आउट हो गया। नहीं, बच्चा अगर 10 दिन नहीं आया तो स्कूलों में बाल संसद बने हैं, नहीं स्कूलों में बाल संसद बना है, मीना मंच बना है, जो इमीडिएट खबर करे कि क्या ये बच्चा हो सकता है इसकी शादी के कारण ये 10 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, कहीं बीमार भी पड़ सकता है, लेकिन पता लगाना काम है कि कहीं बच्चे की शादी तो नहीं होगी बच्ची की, या लड़का कहीं बाहर तो काम करने नहीं चला गया। तो ये जो जवाबदेह, जिसको हम कहते हैं जवाबदेही लेना, अपने बच्चों की सुरक्षा की जवाबदेही अगर विद्यालय ले, अगर पंचायत ले, और हर पंचायत अगर अपने अपने पंचायत की सोच ले, तो स्वतः पूरे राज्य में हो जाएगा। निचले स्तर से अगर काम करेंगे तो बिल्कुल। और इसमें जरूरत क्या है, इसमें माता पिता भी इसके सदस्य होते हैं। तो जो आपने कहा कि आप कैसे पहुंचती हैं, तो हम लोग जो इसे सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं, इन कमेटियों को जो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शुरुआती दौर में इन मीटिंगों में हम शामिल होते हैं और उन्हें इन सारी चीज़ों की विस्तृत जानकारी देते हैं कि आपके हाथ में कौन कौन सी ताकत है, एक मुखिया के हाथ में क्या क्या पावर है अपने बच्चों के लिए। जो वहाँ गार्जियन बैठे हैं, जो वहाँ टीचर बैठे हैं, जो वहाँ आंगनवाड़ी के लोग बैठे हैं, उनकी किसका क्या पावर है बच्चों की सुरक्षा के लिए।
उन्हें बताते हैं। जो कहते हैं ना अपने यहाँ कि कस्तूरी है हमारे नाभि में और हम ढूंढते चलते हैं, तो हमारे इन सारे लोगों के पास पावर है, सिर्फ उनका इस्तेमाल उनको कैसे करना है अपने बच्चों के हक में। सिर्फ इसकी एक शुरुआत हो जाए तो हमें अपने बच्चों को बचाने में वक्त नहीं लगेगा। और जब एक बार हम फिर से पटरी पर आ जाएंगे तो शायद धीरे धीरे फिर हम जगह पर आ जाएंगे। आपने जो भी हमें बताया ना, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने ये कहा कि हम जवाबदेही लें। हाँ। और अगर हमने जवाबदेही ले ली कि हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे प्रांत से कोई भी बच्चे को किसी तरह उसके अधिकारों को ना छीना जाए, तो फिर समस्या यकीनन नहीं रहने वाली है। यहाँ सतर्क होकर के काम करने की ज़रूरत है। जो बड़ा काम कर रही हैं आप, NGO से जुड़ी हुई हैं, आप कैसे चैलेंजेस आते हैं, कुछ संक्षेप में बताना चाहेंगी? चैलेंजेस कई स्तर पर आते हैं। समाज में ही आप जाइए, जो आप एक शब्द बार बार NGO शब्द बोल रही हैं, हम लोग संस्था शब्द इस्तेमाल करते हैं। संस्थाएं, सामाजिक संस्था अगर आप कहिए तो ज़्यादा बेहतर प्रभाव पड़ता है। तो एक हर जगह, हर क्षेत्र में अच्छे बुरे सब लोग हैं। तो कई बार लोगों को लगता है कि बिना फायदा के कोई तो कुछ कर नहीं सकता है। हाँ। तो ये क्यों आया है मेरे बीच? अच्छा। या जो रोज बरोज उनका ढर्रा चलता रहता है, उसमें हाँ। लगता है उन्हें कि कोई हस्तक्षेप कर रहा है। है ना? तो एक आदत सी जब पड़ जाती है, उसमें जब आप हस्तक्षेप करने जाते हैं तो आमतौर पर लोग बहुत खुशी से आपको शुरुआती दौर में नहीं स्वीकार करते हैं। तो एक वो समय लगता है हमें रेपो बिल्डिंग करने में, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता ही क्या जो रेपो बिल्डिंग ना कर सके। बिल्कुल सही। तो हमारी यही क्षमता है कि चाहे, और बिल्कुल हम सबसे, तो हम अपने अंदर ये ताकत लेके चलते हैं कि हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है हाँ। वह एक व्यक्ति है, हमारे देश का नागरिक है। वह चाहे जाति, धर्म, लिंग और वर्ग, अगर हम कहें, हम क्लास की भी बात करें, कास्ट, क्लास, सबसे ऊपर एक व्यक्ति के रूप में हम उनको ट्रीट करते हैं। उनसे हम बात करते हैं, उनके बराबरी में, उनके साथ जाके। और एक ये लाइन हमको हमेशा याद रखना था कि हम उनके लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हम उनके साथ काम कर रहे हैं, हम उनको अपने साथ ला रहे हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं, हाथ में हाथ मिलाने की बात आ रही है। तो ये तरीका हम अपनाते हैं। और आपको मैं बताऊं, आम तौर पर मुखिया लोग के अंदर जो पावर है, और जितने दबंग मुखिया हैं, अच्छे लोग घबराते हैं कि उनको कैसे डील करेंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि एक से एक दबंग मुखिया को जब एक बार हमारी साथ मीटिंग हुई है तो उन्होंने दिल खोल के कहा है कि मैडम, मेरे पंचायत का अब कोई बच्चा और ऐसा नहीं होगा। पंक्ति आपने कही शरद जी, उसमें आपका समर्पण दिखता है। और इसी के साथ आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने वक्त निकाला और इतने अच्छे तरीके से सुझावों के साथ आज के कार्यक्रम में आपने बातचीत की है। नमस्कार जी। और हम दर्शकों को अपना पता भी बताते चलेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। दर्शकों, आशा करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो, और आप भी अगर अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या हमें कुछ बताना चाहते हैं तो आप खत के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो आप फटाफट पेन, कॉपी और नोट करें हमारा पता है निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रीजर रोड, और साथ ही हमारा पिन कोड है 8001। और साथ ही आपको बता दें कि हमारा email ID है director ddkpatna@gmail.com।